जय हिंद दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट नोट्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली ही इस चैनल पर आपको पॉलिटी के एक दो वीडियो मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है प्रस्तावना क्या है तो आप उसे बताइए कि प्रस्तावना संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है जिसकी झलक पूरे भारतीय संविधान में दिखती है। आप एक लाइन में उसे बता सकते हैं कि प्रस्तावना संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है जिसकी झलक पूरे भारतीय संविधान में दिखती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि किस प्रस्तावना से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और अभी तक क्या क्या क्वेश्चन बने। तो देखिए, प्रस्तावना से संबंधित दो केस हैं और ये दो केस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों केस को आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन से केस हैं? एक केस है बेरुवारी केस 1960। तो बेरुवारी केस 1960 क्या है? इस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः यह असंशोधनीय है। इसके बाद में एक केस आया केशवानंद भारती केस 1973। इस केस ने क्या सिफारिश की? इस केस ने सिफारिश की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः यह संशोधनीय है। तो आप लोग इन दोनों केस को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से बने हैं। तो कहाँ से बने? यहाँ से बने हैं क्वेश्चन बने हैं स्रोत से भी क्वेश्चन बने हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है तो आप उसे बताइए कि प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वो अपरिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना में जो शब्द हैं बंधुत्व, समता और स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द फ्रांस से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो प्लीज़ आप लोग हर एक पॉइंट को समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना का मॉडल क्या है। अगर प्रस्तावना का मॉडल पूछे कि प्रस्तावना का मॉडल कहाँ से लिया गया तो आपका आंसर होगा अमेरिका से लिया गया। अगर प्रस्तावना की भाषा के बारे में पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई तब हम लोगों का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और फिर प्रस्तावना के अंदर जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय शब्द हैं, ये जो तीन प्रकार के न्याय हैं, इनको कहाँ से लिया गया? तो इनको लिया गया है रूस से। तो प्लीज़ दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बना है और बनने की संभावना है। एक और केस आया था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियाबाद। इस केस ने भी पुनः केशवानंद भारती केस को ही स्पष्ट किया कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः यह संशोधनीय है। तो प्लीज़ आप अभी तक जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं उनको लिखिएगा और याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी है जो मतलब इम्पोर्टेंट ना हो। तो प्लीज़ आप हर एक चीज़ को मतलब गहराई से लीजिएगा और यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनना है। जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैंने वही लिखी है। तो यहाँ से देखिए, प्रस्तावना में संशोधन। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ तो अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। और वो एक बार संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। इस संशोधन में क्या किया गया था? अगर आपसे कोई पूछे कि इस संशोधन में क्या हुआ था तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए तो वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। तो प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि प्रस्तावना हमें बताता है। प्रस्तावना हमें क्या बताता है? अगर आप लोगों को से कोई पूछे कि प्रस्तावना हमें क्या बताता है तो प्रस्तावना हमें बताता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। भारत की जनता है, ठीक है।
अगर बताए कि संविधान की प्रकृति को, प्रस्तावना हमें क्या बताता है, प्रस्तावना हमें बताता है कि संविधान की प्रकृति कैसी है। तो संविधान की प्रकृति कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, अभी हम लोग इन इन सभी शब्दावलियों को समझेंगे कि आखिर समाजवाद क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्रात्मक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। लेकिन यहाँ तक आप लोग सिर्फ ये याद रखिएगा कि संविधान की प्रकृति को बताता है और संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, इस चीज को बताता है। कौन बताता है, प्रस्तावना। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रस्तावना में उल्लेख। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया था कि प्रस्तावना में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में उल्लेख मतलब किस चीज का उल्लेख कितनी बार है। तो प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की का उल्लेख है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो आपका आंसर होगा कि 3 प्रकार के। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, मतलब प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता का उल्लेख है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग बताइएगा कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है हमारी प्रस्तावना के अंदर। वो कौन कौन सी हैं 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है। आगे समता यानी समानता, कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है प्रस्तावना के अंदर, तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा एवं अवसर। नेक्स्ट है बंधुत्व, कितने प्रकार की बंधुत्व का उल्लेख है, 1 प्रकार की, और वो कैसी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, समाजवाद, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष। समाजवाद से आशय क्या है, इन चीज़ों को डिफाइन किया गया है। तो आप देखिएगा कि समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी हमारे भारत के अंदर कैसा समाजवाद है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है, एवं गांधी नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद है। ठीक है, नेक्स्ट लोकतंत्रात्मक, जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है वहां लोकतंत्रात्मक होता है, मतलब वो राष्ट्र या वो देश लोकतंत्रात्मक राष्ट्र होता है जहां अंतिम शक्ति जनता के अंदर निहित होती है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जिसका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता, मतलब जिस राष्ट्र का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता, ऐसे राष्ट्र को पंथ निरपेक्ष कहते हैं। राजकीय धर्म नहीं होता, इससे मतलब ऐसा है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, यानी जिस भी धर्म के लोग रहेंगे उन सबको, मतलब राज्य समान या राष्ट्र समान व्यवहार करेगा उन सभी के साथ, क्योंकि इसका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है। आगे चलेंगे, आगे क्या है, आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देखिए डीसी नकारा केस 1982, न्यायपालिका ने भी यह बात स्पष्ट किया कि हमारी प्रस्तावना में जिस समाजवाद का उल्लेख किया गया है वह कार्ल मार्क्स के समाजवाद एवं गांधी नेहरू के समाजवाद का मिश्रण है, लेकिन यह गांधी नेहरू की विचारधारा की ओर झुका हुआ है। मतलब जो बात अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए उसे डिफाइन किया था, किसने डिफाइन किया था, डीसी नखारा केस ने। आगे चलेंगे, आगे हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद, हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद है जो आय की असमानता को दूर दूर करता है या समाप्त करता है। समझ रहे हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद है, कैसा समाजवाद है जो आय की असमानता को असमानता को समाप्त करता है, देश के संसाधनों का प्रयोग जनहित में करने की बात करता है और सभी वर्गों के कल्याण की बात करता है और विशेषकर वंचित समूहों की। तो आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, लोकतंत्र। देखिए अब लोकतंत्र को अगर आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ दिखता है, छोटी जनसंख्या वाले देश में, और अप्रत्यक्ष बड़ी जनसंख्या वाले देश में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या
आशय प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आशय प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता सीधे अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। सिर्फ आप एक लाइन से समझ सकते हैं कि जहाँ पर जनता सीधे अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। आगे देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तंत्र तंत्र कहाँ पर मिलता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत मतलब जनता जो है सीधे अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करती, बल्कि अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधायिका में भेजती है तथा उनके द्वारा चुने गए सदस्य विधायिका और कार्यपालिका का हिस्सा बनकर अंतिम शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब जहाँ पर चुनाव होता है और चुनाव एमपी एमएलए विधायक वगैरह ये चुने जाते हैं और वो जो फिर विधायक हैं वो विधायिका में जाकर कार्यपालिका का हिस्सा बनकर वहाँ पर जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ऐसे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। देखिए इसे ही हम प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसे प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कहते हैं। आगे भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है अपनाया गया है। यानी अगर आपसे पूछे कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है तो आपका आंसर होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ पर जनता सीधे अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जनता विधायकों को चुनती है और फिर वो विधायक विधायिका में जाकर कार्यपालिका का हिस्सा बनकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कैसा लोकतंत्र हुआ? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। तो आगे हम लोग चलेंगे। आगे क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए दो शब्द देखने को मिले हैं, गणराज्य और संप्रभुत्व संपन्न। इन 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 जो शब्दों का मतलब क्या है ऐसा डिफाइन किया गया है। तो इन शब्दों को हम लोग समझते हैं। गणतंत्र या गणराज्य, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा देश जिसकी राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो ऐसे राष्ट्र को या ऐसे राज्य को गणराज्य कहते हैं। नागरिक सभी पद पर आसीन होने के लिए योग्य हों, यानी नागरिक यहाँ पर सभी जो भी पद होगा उसके लिए योग्य होने चाहिए, तो ऐसे राज्य को या ऐसे राष्ट्र को गणराज्य कहते हैं। ठीक है। अब संप्रभुत्व या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होगा? ऐसा राज्य या ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है, तो ऐसे राष्ट्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अब आप ये समझ गए होंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और गणराज्य का मतलब क्या होता है। तो आगे देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में कथन, कुछ कथन है, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में कुछ कहा। तो क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा? यने पालकीवाला एक व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति हुए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा था। फिर डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव एक व्यक्ति हुए, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये शब्द किसने कहा, तो किसने कहा था? डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। अगर आपसे पूछे किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। आगे देखते हैं। आगे एक व्यक्ति हुए के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है या जन्म पत्री है, ये किसने कहा? ये कहा के.एम. मुंशी ने। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, तो किसने कहा था? सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। एक व्यक्ति हुए सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये शब्द कहा था सुभाष कश्यप ने। क्या कहा था? कि संविधान शरीर है
तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये कहा था सुभाष कश्यप ने। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रस्तावना का उल्लेख अन्य प्रावधानों में। ये पूछा गया है कि प्रस्तावना का उल्लेख मतलब जिन शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना के अंदर हुआ है उन्हीं शब्दों का प्रयोग अन्य कहाँ पर मतलब देखने को मिलता है। तो नीति निर्देशक तथ्यों में भी प्रस्तावना की झलक मिलती है, मतलब प्रस्तावना के अंदर जो शब्द हैं उन्हें दिखाया गया है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये जो न्याय है आर्टिकल 38 के अंतर्गत नीति निर्देशक तथ्यों में भी दिखता है। आगे मूल अधिकारों में भी आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे है प्रस्तावना में संशोधन, मतलब प्रस्तावना में संशोधन के बारे में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो देखते हैं आगे संशोधन के बारे में। देखिए, प्रस्तावना में संशोधन, ये संशोधन केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से संभव है। यानी अगर प्रस्तावना में संशोधन करना है तो केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से ही संभव है। साधारण बहुमत से प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रस्तावना में अगर संशोधन करना होगा तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि साधारण बहुमत से प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। आगे पॉइंट है देखिएगा, संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों पर प्रस्तावना का प्रभाव। देखिए क्या पड़ता है। देखिए, प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रस्तावना में शब्द लिखे गए हैं वो शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते। आगे देखिएगा, मूल कर्तव्यों में क्या दिखाया गया है। मूल कर्तव्यों में दिखाया गया कि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, आगे एक पॉइंट निकल के आया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ऐसे हिस्से को संशोधित नहीं कर सकती जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि प्रस्तावना में अगर संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 से ही हम कर सकते हैं, लेकिन 368 से हम लोग प्रस्तावना के अंदर संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हिस्से को संशोधित नहीं कर सकते जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में कल मैं इसके आगे से अनुसूचियों का वीडियो लेकर आऊँगा। तो आई होप आज जो हमने पढ़ा है इतना सब इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग कल रेडी करके रखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।